वेलकम टू माय चैनल। मैं तेगु क्लब स्टोरी लव इज नॉट अ जोक का पार्ट 3 अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी पसंद आएगी और समझ में भी आएगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी के हमने देखा था कि ते जो कि अपनी दोस्तों से मिलकर के बहुत ज्यादा खुश थी और फिर ते को अपने पास्ट के बारे में याद भी आया था और इस सबको याद करके ते बहुत ज्यादा शौक हो चुकी थी। जिसके बाद जेहोप ने ते को होश में लाया था। सभी लोग ते के पास होते हैं और ते से बोल रहे होते कि ते तुम ठीक हो रहा। ते बोलती है डैड मैं ठीक हूँ और मुझे नींद आ रही है। जिसके बाद जेहोप ते को अच्छे से प्यार से सुला देते हैं और फिर सभी लोग ते के रूम से बाहर आ जाते हैं। सभी लोग बोलते हैं ते ठीक तो है ना। तभी जेहोप बोलते हैं वो पूरी तरीके से ठीक है, बस कभी कभी वो उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं जब वो बैड ड्रीम देखती है। तो ये सुन करके सुगा बोलता है क्या हमें डॉक्टर के पास ते को ले जाना चाहिए। बोलते नहीं, सब डॉक्टर ने पहले ही बोला था। कभी कभी ऐसा होता है जब सभी लोग कुछ ज्यादा ही डीपली किसी चीज के बारे में सोचते हैं और तुम्हें तो पता ही है जंगकुक से ते कितना ज्यादा प्यार करती है। तभी आई बोलती है कि क्या हम ते की शादी कर दे। ये सुन करके जेहोप बोलता है तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो, तुम्हें पता है ना ते ऐसा कभी भी कुछ नहीं करने वाली और अगर हमने ते से ऐसी बात भी की तो ते गुस्सा हो जाएगी। तो जेहोप बोलता है कि हम ऐसी कोई बात नहीं करने वाले। आयु बोलती है लेकिन हम ते को इस तरह कब तक देखते आएंगे। हम उसको अगर दूसरी शादी करा देते हैं तो हो सकता है अपनी नई लाइफ को एक्सेप्ट करे और वो सब कुछ भूल जाए। ये सुन करके जेहोप बोलता है ऐसा तय कभी नहीं करेगी क्योंकि ते दूसरे इंसानों जैसी नहीं है, तुम्हें पहले से पता है। ये सुन करके आयु बोलती है कि मुझे पता है कि ते एक इंसान और एक चीज के बारे में ज्यादा सोचती है, इसलिए तो ते कभी किसी पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाती। अगर उसमें भरोसा कर लेती है तो जी जान से भरोसा करती है। इसलिए ते ने जंगकुक पर इतना ज्यादा भरोसा किया था और जंगकुक ने जब ते का दिल तोड़ा तो ते को इतना ज्यादा हर्ट हुआ। ये सुन करके सुगा बोलता है कि हम ते को प्यार से रखेंगे और किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अगर ते को दूसरी शादी करनी होगी तो वो करेगी, चाहे जिससे हम उसके रास्ते में पहले भी नहीं आते थे अभी भी नहीं आएंगे। ये सुन करके जेनी बोलती है कि सुबह सही बोल रहा है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही सुबह होती है और जेनी जो कि किचन में पहुंच चुकी होती है और वो सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी आयु आ जाती है और बोलती है जेनी बेटा तुम ये क्या कर रही हो। तभी रोजे आते हुए बोलती है वो अपने ससुराल में काम करने का प्रैक्टिस कर रही है। ये तो हमारा घर है लेकिन जेनी अपने ससुराल में जाएगी ना तो वहाँ पर ऐसे ही काम करेगी, इसी का प्रैक्टिस कर रही है। ये सुन करके आयु बोलती है मेरी बेटी क्यों काम करेगी, उसके ससुराल वाले हैं ना काम करने के लिए। अगर मेरी बेटी को कोई परेशान करेगा तो तुम अपनी मॉम को बताना, सब कुछ सीख कर दूंगी। ये सुन करके जेनी बोलती है ठीक है मॉम, अभी सभी लोग कहाँ पर है, आप लोग आइए जल्दी से, ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। तभी ते आती है और बोलती है आज बहुत ज्यादा ही स्वीटी स्मेल आ रहा है, आज खाना किसने बनाया है। ये सुन करके आयु बोलती है क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती। ये सुन करके आयु की तरफ देखती है और बोलती मॉम आप तो बेस्ट हो, आपके जैसा खाना कोई भी नहीं बनाता, लेकिन आज कुछ अलग स्मेल है। लेकिन आज बनाया किसने है, ये स्मेल कुछ जाना पहचाना लग रहा है लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा है, कौन बनाया होगा। ऐसा बोलते हुए वो बार बार जेनी की तरफ देख रही होती है कि वो जेनी कुछ बोले, लेकिन जेनी जो कुछ नहीं बोलती। ये देख करके ते बोलती है तो मैं नहीं खाऊंगी, पता नहीं कौन बनाया है। ये सुन करके जेनी बोलती है मैंने बनाया है और तुम खाओगी, अगर उठ कर गई तो तुम्हारा पैर तोड़ दूंगी। ये सुन करके ते बोलती है मैं यही तो इंतजार कर रही थी, कोई शैतान तो बोले कि जिसने वो बनाया है। ऐसा बोलते हुए ते हंसने लगती है और ते को हंसता देख करके सभी लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग ते के साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। तभी ते के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और बोलता सर जो कल हमने मीटिंग कैंसिल की थी वो आज हमारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है 9 बजे का मीटिंग रख दो, 9 बजे मीटिंग रूम में मैं मिलूंगी। ये सुनकर के असिस्टेंट ओके बोल देता है। तभी सुगा बोलता है कि हमें तो जेनी और रोजे के शॉपिंग करने के लिए जाना था ना। तो ते बोलती है तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के लिए एक बहुत अच्छा सा ब्राइडल ड्रेस तैयार की हूँ, उसे ही तुम दोनों पहनोगी। ये सुन करके जिमिन बोलती है मेरा, तो बोलते हैं तुमने मेरे लिए इंतजार किया था क्या, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों तैयार कराऊंगी। तो बोलते हैं कि लेकिन मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तो बोलते हैं तुमने मेरा इंतजार नहीं किया था इसलिए मैं तुम दोनों के लिए नहीं रेडी कराई हूँ, लेकिन जिनी और तुम दोनों और वो दोनों गधे कहाँ
कहाँ है? काई और इनबू वो क्या मुझसे नहीं मिलने आएंगे? ये सुन करके काई और इनबू गेट से आते हुए बोलते हैं, किसने कहा हम नहीं मिलने आएंगे, हम तो आ गए तुमसे मिलने के लिए। ये सुन करके ते खुश हो जाती है और वो जाकर के इनबू और काई को हक कर लेती है। वो दोनों ते की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, दोस्त हमने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम्हारी वजह से आज हम सब एक है, लेकिन तुम तो हमें भूल ही गई थी। ये सुन करके ते बोलती है, मैं कभी नहीं भूली थी, और तुम सब कहाँ पर रह गए थे? चलो मैं तुम दोनों को शाम को मेरे साथ चलना, सभी को मैं वेडिंग ड्रेस दिखाऊंगी। ये सुन करके सभी लोग खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ते सभी को बाय बोलती है और वो कंपनी आ जाती है। ते कुछ फाइल्स चेक करती है और ऐसे ही 9 बज जाते हैं, जिसके बाद ते अपने मीटिंग रूम में एंटर करती है, जहाँ पर वो जो ली शैंग होते हैं वो वहाँ पर बैठे होते हैं। उसके बाद ते उन पर प्रोजेक्ट डिस्कस करती है और ते को वो प्रोजेक्ट अच्छा भी लगता है और बोलता है कि आज ये समझ में आ रहा है, मतलब कि आपने इसी प्रोजेक्ट को तैयार किया था। तो ये सुन करके वो बोलती है, हाँ मैंने ही तैयार किया था, लेकिन कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट को डिस्कस नहीं कर पाई थी। ये सुन करके ते बोलती है, ये प्रोजेक्ट मुझे पसंद आया, मैं इस पर काम करना चाहूंगी। ये सुन करके वो इंसान बोलता है, मतलब जो लिसेंग होते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन इस प्रोजेक्ट के पे काम मिस्टर जॉन भी करना चाहते हैं। ये सुन करके ते बोलती है, अगर मिस्टर जॉन करना चाहते हैं, अगर आप उनके साथ काम करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस काम पर तब नहीं काम करूंगी। ये सुन करके लिसेंग बोलते हैं, नहीं मुझे तो आपके साथ ही करना है, हमने आज तक आपके साथ इतने सारे प्रोजेक्ट किए हो और इतने सारे प्रोजेक्ट हमारे सफल भी हुए हैं और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है, मैं आपके साथ ही काम करूंगा। ये सुन करके ते खुश हो जाती है और बोलती है, तो ठीक है हम इस प्रोजेक्ट पर जल्दी काम स्टार्ट करेंगे। ये सुन करके लीशंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वो लोग हैंडशेक करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और फिर लीशंग अपने सेक्रेटरी और उस एम्प्लॉय के साथ वहाँ से चले जाते हैं। ते अपने असिस्टेंट की तरफ देखती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तो बोलते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी हम दूसरी तरफ जंकुक को देखते हैं, जंकुक जो कि अभी अपने कैबिन में बैठा होता है। तभी उसके पास असिस्टेंट आता है और वो बोलता है कि बॉस सब कुछ पता चल गया है। ऐसा बोलते हुए वो एक ईमेल जंकुक को दिखाता है। जंकुक कुछ जब ईमेल को पढ़ता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है, तुमने मेरी वजह से कितना कुछ सफर कर लिया, लेकिन मैं अब तुम्हें सफर नहीं करने दूंगा। अब तुम सिर्फ मेरे पास होगी और खुश रहोगी हमेशा। मैं तुम्हारी खुशी का हर पल ध्यान रखूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सब कुछ अपना गंवाना ही क्यों न पड़े। मैंने आज से बहुत कुछ कमाया है, लेकिन तुम्हें खोकर काम आया है। अब तुम्हें पाकर चाहे मुझे हर सब कुछ गंवाना पड़े तो मैं सब कुछ करूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक तेके पिक जो कि उसमें लगा होता है वो देख रहा होता है। तभी जंकुक के पास उसके लॉयर का कॉल आता है। जंकुक फोन उठाता है। तभी लॉयर बोलता है कि सर डिवोर्स पेपर तैयार हो चुका है, मैं डिवोर्स पेपर अपने असिस्टेंट के पास साथ भेज रहा हूँ। ये सुन करके जंकुक ओके बोल देता है। तभी जंकुक का वो पेपर आ जाता है और जंकुक उस पेपर को देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, असिस्टेंट तुरंत ही लॉयर के पास कॉल करता है। बोलता है, इसमें क्या है, मैं एलिमनी क्यों दूं? उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी और इसमें मैं एक पैसे का भी एलिमनी नहीं देने वाला हूँ। ये सब कुछ मेरे ते का है और मेरे ते को ही मिलेगा। ये सुन करके लॉयर बोलता है, ठीक है सर, मैं फिर से तैयार कर दूंगा। जिसके बाद जंकुक उस पेपर को तुरंत ही फाड़ देता है। उसके बाद वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ लॉयर को देखते हैं और बोलता है, बिना एलिमनी के कौन पेपर साइन करेगा? मुझे तो नहीं लगता शायद होने वाला है। ऐसा बोलते हुए अपना पेपर कुछ ही पलों में फिर से रेडी कर देता है और वो अपने असिस्टेंट की मदद से वहाँ पर भेज देता है। जब उस पेपर को देखता है और वो उसे पसंद आता है और वो लॉयर को बोलता है कि बहुत अच्छा है। इसके बाद जंकुक उस पेपर को लेकर के अपने घर आ जाता है, जहाँ पर मिसेस जिन लिसा और उसका भाई ली शेंग ये सभी लोग बातें कर रहे होते, ली शियोंग बातें कर रहे होते हैं। तभी ली शियोंग लिसा की तरफ देखता है और बोलता है, सिस्टर आप मेरे साथ घर चलोगी, डैड आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुन करके लिसा बोलती है, डैड मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे अभी अपने ससुराल में ही रहना है। तभी वहाँ पर जंकुक आते हुए बोलता है, नहीं तुम्हारी बहन जल्दी तुम्हारे साथ जाएगी, बस कुछ पल रुको। ऐसा बोलते हुए जंकुक डिवोर्स पेपर सामने रखते हुए बोलता है, इस पे साइन करो। ये सुन करके लिसा बोलती है, ये क्या है? तब जंकुक बोलता है, डिवोर्स पेपर है। ये सुन करके लिसा बोलती है, नहीं मैं इस पर साइन नहीं करूंगी, तुम्हें तो मेरा होना ही होगा। तो बोलते हैं, तुम कुछ भी कर लो, मैं तो तुम्हारा नहीं होने वाला हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपनी मदर की तरफ देखता है और बोलता है, मदर आपने क्या बोला, सोचा था कि मैं आपके
इस ट्रिक में फंस जाऊंगा और आपकी इस लाडली बहू से शादी करके आपके साथ हमेशा ही इसके साथ बना रहूंगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं अपने ते के पास जाऊंगा और आपको तो अब हार न मानना ही पड़ेगा। और तुम लिसा जल्दी से इस पेपर पर साइन करो, नहीं तो तुम अपनी बर्बादी देखोगी। ये सुन करके लिसा बोलती है, नहीं मैं इस पेपर पर साइन नहीं करूंगी। ऐसा बोलते हुए उस पेपर को अपने हाथ में लेती है और फाड़ देती है। ये देख करके जंकुक को गुस्सा आता है, लेकिन जंकुक कुछ नहीं बोलता और बोलता ठीक है अब तुम पछताओगी। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से चला जाता है और वो अपने लॉयर के पास कॉल करता है, बोलता है सेम पेपर फिर से रेडी करो। जिसके बाद जंकुक किसी के पास कॉल करता है और बोलता है जल्द से जल्द मुझे ली यांग के पास सारे काले कारनामों के बारे में पता लगाना है और जितना सब कुछ तुम्हें प्रूफ है वो सब कुछ मुझे दो। ये सुन करके वो डिटेक्टिव बोलता है कि सर हमने सब कुछ पता लगा लिया है और कुछ ही पलों में आपके पास होगा। ये सुन करके जंकुक ओके बोल देता है। दूसरी तरफ हम लिसा को देखते हैं। लिसा जो कि रो रही होती है, वो रो रही थी कि नौटंकी कर रही थी, कुछ भी पता नहीं था। तभी वहाँ पर जिन आती है। जिन बोलती है कि लिसा क्या हुआ। लिसा बोलती है मॉम आप कह रही थी कि जंकुक मुझसे प्यार करेगा, लेकिन अब तो वो डिवोर्स देना चाहता है। ये सुन करके जिन बोलती है तुम चिंता मत करो, उसे मैं डिवोर्स नहीं देने दूंगा। उसके पास कोई वही नहीं रहेगा कि मध्य नहीं रहेगा जिसके वो साथ पे तुम्हें डिवोर्स दे पाए, इसलिए तुम्हें इस मेरी एक बात माननी होगी। ये सुन करके लिसा बोलती है क्या। तब वो एक पाउडर निकालती है और वो लिसा के सामने करती है। लिसा बोलती है ड्रग्स। तो बोलते हैं हाँ आज जंकुक ड्रग्स लेगा और वो भी मैं दूंगी। ऐसा बोलते हुए लिसा और जिन दोनों किचन में आ जाती हैं और वो खाना तैयार करती है। ऐसा ही शाम हो जाती है, सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। जंकुक भी डिनर करता है, लेकिन जंकुक सिर्फ उसी डिशेस को ले रहा था जो सभी लोग खा रहे थे। जंकुक को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ आज गलत होने वाला है, इसलिए जंकुक उन्हीं डिशेस को ले रहा था जो सभी लोग उस चीज को खा चुके होते हैं। जंकुक अच्छे से अपना फूड खत्म करता है और उसके बाद वो बिना किसी को देखे वहां से अपने रूम में आ जाता है और अपने बेड पर लेते हुए जंकुक ते को याद कर रहा होता है। उसके पास ते की एक फोटो होती है। उसी फोटो को देखते हुए जंकुक बोलता है ते मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। और उसके रूम में बहुत सारी ते की फोटो लगी होती है। उन्हीं फोटो को देखते हुए जंकुक सो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर लिसा आती है और लिसा जंकुक के पास लेटे हुए बोलती है कि जंकुक मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। ऐसा बोलते हुए जंकुक के ऊपर लिसा उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जंकुक लिसा का मुंह पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर से धक्का देते हुए बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर होगी। ऐसा बोलते हुए जंकुक लिसा को गुस्से से देखता है और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे रूम में आने की। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे रूम से बाहर ही रहा करो, जो तुम्हारा रूम है वहीं पर खुश रहो। मेरे रूम में कभी दोबारा आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर के लिसा बोलती है जंकुक मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और इस रूम पे तुम्हारा जितना हक है उतना ही मेरा भी है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ना मेरी किसी चीज पर, ना मेरी बॉडी पर, ना मेरे रूम पर, ना कहीं पर भी तुम्हारा हक नहीं है। तुम मेरी कोई भी नहीं लगती, तुम सिर्फ मेरी मॉम की वाइफ हो, मेरी मॉम की डॉटर इन लॉ हो, मेरी कुछ भी नहीं लगती और इसलिए मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर के लिसा बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बहुत मेरा बुरा हाल करो। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तुम्हारी से घटिया इंसान को मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे मैं जैसा सोचता था तुम सच में वैसी ही हो। ऐसा बोलते हुए जंकुक लिसा को पकड़ता है और उसे अपने रूम से बाहर लॉक फेंक देता है और उसके बाद वो इमरजेंसी लॉक लगा देता है और जंकुक जाकर के अपने बेड पर लेट जाता है। ऐसे ही जंकुक का सुबह होता है। तब दूसरी तरफ हम लिसा को देखते हैं जो जिन के पास आती है और बोलती है मॉम आपने क्या ड्रग्स नहीं मिलाया था। तब बोलते हैं नहीं मैंने नहीं मिलाया था, मुझे पता चल गया था कि जंकुक को शक हो चुका है इसलिए मैंने नहीं मिलाया था। ये सुनकर के लिसा बोलती है मॉम मुझे जंकुक के साथ जल्द से जल्द टाइम स्पेंड करना है क्योंकि मैं अब और लेट नहीं कर सकती। ये सुनकर के जिन बोलती है तुम चिंता मत करो आज ही सब कुछ होगा। हम जंकुक को देखते हैं जंकुक जो कि उस डिवोर्स पेपर को अच्छे से रख देता है और वो अपने कंपनी आ जाता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि जो भी प्रोजेक्ट हमारे ली कंपनी के साथ चल रहे हैं वो सब कुछ कैंसिल कर दो। ली सेंग और ली कंप्रेशन दो अलग अलग इंसान है और दो अलग अलग कंपनियां हैं। ली शेंग जो कि है वो अच्छा इंसान है और ली एंग जो एक माफिया है और वो बहुत सारे गलत काम भी करता है और वो लिसा का फादर भी है। जंकुक अभी लियांग के बारे में ही बात कर रहा था। जंकुक अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और ये सब कुछ बोलता है। जंकुक की बात सुन करके असिस्टेंट बोलता है ठीक है सर और वो नीचे मतलब अपने
फोन को लेता है और वो जल्दी से ली एंग के असिस्टेंट के पास कॉल करता है और बोलता है कि हमारे सर ने आपके साथ जितने भी उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं हाल ही में वो सारे कैंसिल कर दिए हैं और उन्होंने अपने पार्टनरशिप को भी खत्म कर दिया है। ये सुन करके वो उसका असिस्टेंट बोलता है लेकिन आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो बोलते हैं अपने बॉस को बता देना। ऐसा बोलते हुए असिस्टेंट कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं, ते जो कि अपनी फैमिली को लेकर के वो उस जगह पर आ चुकी होती है और बोलती है चलो मेरे साथ। ऐसा बोलते हुए एक रूम में आती है जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर 3 ब्राइडल ड्रेस रखे होते हैं। ये देख करके जिमिन बोलती है तुमने कहा था 2 है तो ये 3 कैसे हो गया। तब जिमिन बोलती है मैं तुम्हें कैसे भूल सकती थी, और तुम्हारी भी कल ही शादी होगी, तुम्हारी भी जेनी और रोजे के साथ मेरे आंखों के सामने शादी होगी और तुम तीनों ही मेरे सामने ही शादी करोगे। ये सुन करके जिमिन बोलती है तुम भी शादी कर लो हमारे साथ। ये सुन करके ते बोलती नहीं, ते को कभी भी शादी नहीं करना, ते अपने मॉम डैड के साथ हमेशा ही रहेगी और तुम्हारे साथ, और तुम सब भी अब मेरे घर पर ही रहोगे, वैसे भी तुम्हारा कोई है तो है नहीं। ये सुन करके सुगा बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद सभी लोग हाँ बोल देते हैं। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने ड्रेस को पहनकर देखते हैं और सभी को उनका ड्रेस पूरी तरीके से फिट भी आता है और उनके ऊपर जचता भी है। तभी इनबू बोलता है कि हमारा ड्रेस तो दिखाया नहीं तुमने। तभी वो बोलते हैं रुको तुम्हारा भी ड्रेस है, और वो सुगा और इनबू और काई को लेकर के दूसरे रूम में आ जाती है और वहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल 3 पीस सूट रखे होते हैं, 3 2, और तीनों ही वो लोग पहनते हैं और वो तीनों ही उनके पहनने के बाद वो पूरे तरीके से बहुत हैंडसम लग रहे होते हैं। तब सुगा बोलता है मैं इतना हैंडसम हूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी ते बोलती है तुम हैंडसम हो इसलिए इस ड्रेस में तुम और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तभी वहाँ पर जिमिन, जेनी और रोजे ये तीनों आ जाती हैं और साथ ही साथ जेहोप और आई हुई, और इन 6 लोगों को एक साथ देख करके वो बोलती है कि ते ये तो इतने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, इतने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग इतने भी हैंडसम और ब्यूटीफुल हैं। ये सुन करके ते बोलती है क्या मॉम आपको लगता है ये लोग हैंडसम और ब्यूटीफुल नहीं है। तो बोलते नहीं मेरी ते ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुन करके ते हंसती है। जिसके बाद सभी लोग बोलते हैं मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी शादी कर लूं। ये सुनकर के ते बोलती नहीं, जब का डेट रखा गया है तभी तुम दोनों की शादी होगी। ऐसा बोलते हुए वो लोग को उनका ड्रेस निकालना पड़ता है और वो बोलती है यहाँ पर लॉक लगा है, यहाँ पर ये ड्रेस गायब नहीं होगा, इसलिए ये ड्रेस बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए ये ड्रेस यहीं पर रहेगा, ये तुम दोनों के तीनों की शादी के टाइम ही वहाँ पर जाएगा। ये सुनकर के इनको बोलता है ठीक है हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ते और उसकी फैमिली वो लोग घर आ जाते हैं। ऐसे ही ते अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश रहने लगती है और वो किसी भी चीजों के बारे में नहीं सोचती। दूसरा दिन होता है और ते अभी अपनी कंपनी में होती है। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है तुम्हें पता है कि हमारे साथ, तुम्हें पता है ली एंड कंपनी जो माफिया की कंपनी है वहाँ पर क्या हो रहा है। ये सुन करके ते बोलती है कि क्या हो रहा है। तब बोलते हैं कि ली एंड कंपनी को पूरी तरीके से जो जीवन कॉर्पोरेशन है उन्होंने अबेंडन कर दिया है। उन्होंने जितने भी उनके साथ प्रोजेक्ट चल रहे थे वो सारे ही खत्म कर दिए हैं और जिसकी वजह से ली एंड कंपनी बहुत ज्यादा ही क्राइसिस में जा रही है। ये सुनकर के ते बोलती है तो हमें उन्हें क्यों सपोर्ट करें, हमारे भी जितने कॉन्ट्रैक्ट उनसे चल रहे हैं उतना खत्म कर दो। ये सुनकर के वो असिस्टेंट बोलता है लेकिन इससे तो हमारे भी नुकसान होंगे ना। तो बोलते कोई टेंशन नहीं है, हमारा कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमारे 2 ही 3 प्रोजेक्ट है और जिसको हम बहुत अच्छे से फुलफिल कर लेंगे दूसरी कंपनियों के साथ। ये सुनकर के इस असिस्टेंट दिमाग की तरफ देखता है और वो सोचता है कि ये इतनी छोटी सी उम्र में इतने अच्छे से सब कुछ कैसे संभाल लेती है, मुझे तो समझ भी नहीं आता। ऐसा सोचते हुए असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और वो लियांग के असिस्टेंट के पास कॉल करता है और उसे उस तीनों प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के लिए बोल देता है। वो असिस्टेंट बोलता है कि प्लीज आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन ते का असिस्टेंट तुरंत ही कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ लियांग जो कि बौखलाया होता है और वो गुस्से से चिल्ला रहा होता है, वो बोलता है कि सभी लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी असिस्टेंट बोलता है कि बॉस दूसरी भी कंपनियां जो छोटी छोटी हैं इनकी कंपनी ये लोग भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं, इससे तो हम पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये सुनकर के ली एंग बोलता है इन्होंने क्या सोचा है कि ये ऐसे करके मुझे धमकी दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं पता कि मैं कौन हूँ। ऐसा बोलते हुए वो किसी के पास कॉल करता है और वो बोलता है कि जल्द से जल्द पता लगाओ कि जियोन जंगकुक की कमजोरी क्या है। ये सुनकर के वो इंसान बोलता है कि उसकी कोई कमजोरी नहीं है क्योंकि उसकी जो कमजोरी थी वो उससे बहुत ज्यादा दूर जा चुकी है और आप लोग उसके पास तक नहीं जा सकते। ये सुनकर के लियांग बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलते हैं नहीं, उसकी कमजोरी सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड किम तेयोंग थी जो कि इस समय किम कॉर्पोरेशन की रूलर है। ये सुनकर के बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और बोलता है क्या किम कॉर्पोरेशन। तो बोलते हैं हाँ जो कोरिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है। ये सुनकर के तो
ली एंग के पैरों से नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किम कॉर्पोरेशन को एक लड़की रूल करती है। तो बोलते हैं हाँ, आपको क्या नहीं पता था, उसको तो बहुत दिनों पहले ही उसके फादर ने इंट्रोड्यूस किया था। 3 सालों के लिए गायब हो गई, बिजनेस वर्ल्ड से गायब हो चुकी थी, लेकिन 3 साल बाद उसने कम बैक किया है और उसने फिर से ही अपनी कंपनी को पहले ही पोजीशन पे पहुंचा दिया जैसा कि वो पहले थी। ये सुन करके लियांग बोलता है काश मेरे बच्चे भी ऐसे ही होते। ऐसा बोलते हुए लियांग बहुत ज्यादा ही अफसोस कर रहा होता है। और दूसरी तरफ आप जंकुक को देखते हैं। जंकुक को ते के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। जंकुक ते से मिलने के लिए उसके घर आता है, लेकिन जेहोप और उसकी फैमिली उसे साफ साफ घर से बाहर निकाल देती है और बोलती है तुम कभी भी दोबारा हमारे घर पे मत आना, अगर तुम हमारे घर पे दिखे तो हम तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। ते बोलती है जंकुक मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों को अपनी लाइफ में नहीं दोबारा लाती जो हम धोखेबाज होते हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है ते प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। ते बोलती है तुम धोखा देना नहीं चाहते थे, लेकिन धोखा दिए तो होना। ये सुन करके जंकुक बोलता है ते बोलती है जंकुक मेरा मुंह मत खुलाओ, इसलिए यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हें देख कर ही वो इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी जिंदा गाड़ दूं। ये सुन करके ते जंकुक ते की तरफ देखता है। ते बोलती है कि जंकुक मैंने पहले ही कहा था कि मैं लाइफ में तुम्हें सेकंड चांस नहीं दूंगी अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो। ये सुन करके जंकुक बोलता है ते मेरी मजबूरी थी, तुम्हारी जान उस समय खतरे में थी। ये सुन करके ते बोलती है जंकुक तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो मेरे पास मुझ पर एक छोटा सा खरोच भी आ जाए ना तो मेरी पूरी फैमिली इस दुनिया को भी खत्म करने का ताकत रखती है। तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता था, लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचना से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि अगर देखा दिल टूटा तो क्या ते जिंदा रह पाएगी। तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ तुमने अपने बारे में सोचा, इसलिए तुमने लिसा से शादी की। अब तुम मेरी लाइफ में कोई भी एग्जिस्ट नहीं रखते, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुन करके जेहो बोलता है कि तेने कह दिया ना तो यहाँ से जाओ। जंकुक बोलता है जंकुक मैंने तो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझा था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतने ज्यादा मतलबी हो गए। मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता था कि तुम ते को कभी धोखा नहीं दोगे, लेकिन तुमने सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए तुमने ते को धोखा दे दिया। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि ते मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उस समय ली एंग ने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैं उसकी बेटी लिसा से शादी नहीं करता हूँ तो वो तुम्हें मार देगा। ये सुन करके ते बोलती है ये क्या मजाक है, वो मुझे मार देगा, उसने कह दिया और उसने मुझे मार दिया, तुमने कैसे सोच लिया, और जो तुमने मुझे दर्द दिया है क्या उसका कोई भरपाई है। तुम यहाँ से चले जाओ जंकुक, मैं तुम्हारा शकल भी नहीं देखना चाहती। हम से माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन जंकुक को ते ने माफ नहीं किया था और उल्टा ते ने बहुत कुछ जंकुक को सुनाया भी था। और उधर ही जेहोब थे जो कि जंकुक को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। सुगा जो कि जंकुक से अपनी फ्रेंडशिप भी खत्म कर देता है जो कि थोड़ी बहुत बची थी। जंकुक बोलता है प्लीज ते मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सब कुछ मजबूरी में आकर किया था। ते बोलती है जंकुक मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, मैंने पहले ही बोला था मैं दोबारा चांस तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि ते लव में चांस नहीं देती, वो सिर्फ प्यार करना जानती है और मैंने तुम्हें प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है और मैं अपने प्यार का मजाक उड़ते हुए नहीं देख सकती। ऐसा बोलते हुए जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है जंकुक प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर तुम मुझे पागल होते नहीं देखना चाहते दोबारा तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुन करके जंकुक ते की तरफ देखता है और वो जंकुक ते को बाय बोलता है, मतलब वो अपना सर नीचे कर लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। जंकुक अपनी कार में बैठता है और वो वहाँ से सीधे अपने जॉन मेंशन आता है, जहाँ पर जेनी लिसा जो कि बहुत ज्यादा खुश थी और वो बोलती है मॉम मुझे पता चला है कि जंकुक मुझे जल्दी एक्सेप्ट करने वाला है, क्योंकि मैंने ऑफिस में सुना था कुछ लोगों से। ये सुन करके जेनी लिसा बोलती है कि की आवाज बात सुन करके जिन बोलती है क्या सच में जिन लिसा, तो लिसा बोलती हाँ मॉम मुझे पता चला है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लगता है कि जंकुक मुझे सच में प्यार करने लगा है। ये सुन करके जिन बोलती है ठीक है अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे भी ये जान करके बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम्हें और तुम्हारा और जंकुक का रिश्ता सही हो रहा है। मैं जानती थी कि जंकुक कभी ना कभी तो तुमसे प्यार करेगा ही, ये वो कभी ना कभी उसे भूल जाएगा। ऐसा बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है। जंकुक बोलता है लिसा जंकुक की आवाज सुन करके दौड़ करके आती है और बोलती है जंकुक तुम आ गए। जंकुक बोलता है लिसा तुम इस पेपर पे साइन करोगी या नहीं। लिसा बोलती है जंकुक ये किस चीज का पेपर है, तो बोलते हैं डिवोर्स पेपर है और तुम्हें आज इस पेपर पे साइन करना ही होगा। ये सुन करके
जिन बोलती है जंकुक तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जंकुक बोलता मॉम आप प्लीज हम दोनों के बीच में मत आइए और लिसा तुम्हें इस पेपर पे साइन करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा। ये सुन करके जंकुक की बात लिसा शॉक हो जाती है और बोलती तुम मेरे डैड के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तब जंकुक बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तुम अपने भाई और अपने डैड को जिंदा देखना चाहती हो तुम्हें इस पेपर पे साइन करना होगा। ये सुन करके जिन बोलती लिसा ऐसा मत करना, ये धोखा सिर्फ मजाक कर रहा है क्योंकि तुम्हें भी पता है जंकुक ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ये सुन करके जंकुक बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही अपने बॉडीगार्ड तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई के पास भेज दिए हैं। अगर तुम अपने भाई और अपने डैड को बचाना चाहती हो तो तुम इन पेपर पे साइन कर दो। लिसा बोलती नहीं जंकुक मैं इन पेपर पे नहीं साइन करूंगी। ऐसा बोलते हुए लिसा वहाँ से चली जाती है। जंकुक जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो कुछ नहीं बोलता, वो अपने रूम में आ जाता है। थोड़ी देर में जंकुक जो कि डिनर के लिए आ जाता है। जंकुक डिनर कर रहा होता है लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी डिनर पर नहीं होता। तभी मिसेस जिन अपनी मेट की तरफ देखती है। मेट जल्दी से जंकुक के रूम में जाती है और वो उसके पानी के साथ कुछ छेड़खानी कर देती है और वहाँ से निकल आती है। जंकुक जो कि अपना डिनर थोड़ा बहुत करता है और अपने रूम में आ जाता है। उसके दिमाग में ते की वही बातें घूम रही होती है कि किस तरह ते ने उसे इग्नोर कर दिया, किस तरह उसे दोबारा प्यार करने से मना कर दिया। ये सब कुछ याद करते हुए जंकुक को बहुत ज्यादा रोना आ रहा होता है। जंकुक अपने रूम में जाता है और वो फूट फूट कर रोता है। उल्टा जंकुक ते का फोटो लेकर के वो बोलता है जंकुक ते मुझे माफ कर दो बेबी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे तुम्हारे लिए डर लगता था, मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता था कि तुम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम इतनी बड़ी पावरफुल हो। मुझे तो लगता था कि तुम कोई नॉर्मल सी पर्सन हो जिसे अगर थोड़ा सा भी चोट लगा तो वो मुझसे दूर हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें खोने से बहुत ज़्यादा डरता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले तो लिसा से शादी कर लेता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खो देता तो मैं अपनी लाइफ में वैसे ही मर जाता, इसलिए मैंने सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक रोते हुए उस फोटो को अपने सीने से लगा लेता है। जंकुक बहुत देर तक रोता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं। ते बोलती है कि ओ मेरी फैमिली आप लोग इतने सैड क्यों हो, चलो डिनर करते हैं। ऐसा बोलते ही वो लोग डिनर भी करने आ जाते हैं। सभी लोग डिनर करते हैं, मस्ती करते हैं, उसके बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ थे जो कि अपने रूम में आने के बाद आज फिर उस कांच की पीसेस को अपने हाथ में लेकर के देख रही होती है और उस फ्रेम को अपने हाथ में ली होती है। उस फ्रेम को देखते हुए बोलती है जंकुक मैं जितना तुमसे नफरत करती हूँ उतना ही ज्यादा मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, लेकिन ये नफरत इस कदर है कि तुम्हारे से प्यार करने से हजारों बार मुझे रोकता है और मैं चाहती हूँ कि ये हजारों बार लाखों बारों में बदल जाए क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे नफरत करना चाहती हूँ, लेकिन ये कमबख्त दिल मेरी सुनता ही कहाँ है। बस थोड़ा सा नफरत है वो भी प्यार में बदल चुका है, पता नहीं ये प्यार कब नफरत में बदलेगा, मैं इसका इंतजार करूंगी लेकिन दोबारा तुमसे प्यार नहीं करूंगी। ऐसा बोलते हुए जंकुक की फोटो को ते अपने सीने से लगा लेती है और उस कांच के पीस को अपने हाथ में रख करके दबा रही होती है। जंकुक ते के हाथ से खून निकल रहा होता है लेकिन ते को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ते के डोर पर नॉक होने लगता है। ते बोलती इस टाइम कौन होगा। ऐसा सोचते हुए ते वहाँ से जाती है और डोर खोलती है। डोर खोलती है तो वहाँ पर सुगा होता है। सुगा बोलता है ते मुझे तुमसे कुछ बात करना था। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है भाई आ जाओ। ऐसा बोलते हुए सुगा और ते बातें करने लगते हैं। सुगा बोलता है ते मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी कंपनी में तुम्हारा साथ देता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है कि भाई आप अपना कंपनी क्या करेंगे। तो बोलते हैं कि मैं अपनी कंपनी में तो ध्यान दे ही रहा हूँ लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें हो सकता है कि छोटी मोटी हेल्प मेरी लगे। ये सुन करके ते बोलती है कि भाई आप चिंता मत कीजिए, इन्वू और काई हैं मेरी हेल्प करने के लिए, वैसे भी उन्होंने पहले ही मुझसे इस बारे में बात कर लिया था, इसलिए मैंने काई को एक वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन दे दी है और दूसरी तरफ सुगा जो इन्वू है उसे मैनेजर का पोस्ट दे दिया है। ये सुन करके सुगा बोलता है बहुत अच्छा किया, तुम अब थोड़ा टेंशन मुक्त रहोगी जब वो दोनों थोड़ा थोड़ा काम तुम्हारा संभाल लेंगे। ये सुन करके ते बोलती है कि भाई मैंने भी यही सोचा है और साथ ही साथ मैंने जिमिन से बात किया था। जिमिन बोल रही थी कि वो आपके साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि आप हमेशा उसे परेशान करते रहते हो। ये सुन करके सुगा बोलता है कि क्या मुझे परेशान करता हूँ, मैं तो उसे कभी भी परेशान नहीं करता। ऐसा बोलते हुए सुगा जिमिन के पास जाने लगता है। तभी ते बोलती भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आप जिमिन के पीछे जा रहे हो। तब बोलते हैं कि नहीं तुमने कहा कि मैं उसे परेशान करता, मुझे पूछना है कि मैंने उसे कब परेशान किया। ऐसा बोलते हुए सुगा जिमिन के रूम में आ जाता है। दूसरी तरफ ते जाकर के अपना डोर क्लोज कर लेती है और वो रोने लगती है। ऐसे ही ते रोते रोते अपने बेड पर आ जाती है और अपनी आंखें क्लोज करके सो जाती है। दूसरी तरफ
हम जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक बहुत देर तक रोता है। उसे रोते रोते प्यास लग गई होती है, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी लग रहा होता है। उसका दिल इतना ज्यादा दर्द कर रहा था, मन कर रहा था कि दिल को निकाल कर बाहर फेंक दे और वो शांति से सो जाए, ऐसा उसे फील कर रहा था। जंगकुक सोचता है कि मुझे अभी पानी की जरूरत है। ऐसा सोचते हुए जंगकुक जग से पानी निकालता है गिलास में और पी लेता है। जंगकुक थोड़ी देर तक तो ते की फोटो को देखता रहता है और फिर वो जाकर के अपने बेड पर सो जाता है। वहाँ पर जंगकुक के सोने के बाद जंगकुक थोड़ा सा अजीब फील करने लगता है, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिसा आती है, जंगकुक की तरफ देखती है और वो डबल स्माइल करती है। जंगकुक के पास जाकर के वो सो जाती है। जंगकुक के पास सोने के बाद वो जंगकुक को इधर उधर से टच करने लगती है। जंगकुक थोड़ा तो इग्नोर करता है, लेकिन वो जब उसे अजीब सा ज्यादा ही लगने लगता है तो जंगकुक कैसे अपना आँख खोलता है और वो लिसा की तरफ देखने लगता है। लिसा को देखते ही पहले तो उसमें ते दिखती है, लेकिन फिर अचानक से लिसा ही दिखने लगती है और जंगकुक लिसा का गला पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे रूम में आने की? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे रूम में आना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक लिसा को जमीन अपने बेड से नीचे फेंक देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है कि तुम समझ क्या क्यों नहीं रही हो? अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे रूम से हजारों कदम, अगर तुम दूर रह सकती हो तो हजारों कदम रहो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे दूर तो रह नहीं सकती, इसलिए मेरे रूम से दूर रहो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक लिसा को खींच करके रूम से बाहर निकाल देता है और उसे धमकी देते हुए बोलता है कि मैं सुबह तक उस डिवोर्स पेपर पे साइन चाहता हूँ, नहीं तो तुम सोच लेना तुम्हारे भाई और तुम्हारे डैड के साथ क्या होगा, तुम इस टाइम का मत समझना। ऐसा बोलते हुए जंगकुक उस डोर को क्लोज कर लेता है। जंगकुक अपने बेड पर आता है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो रही होती है। उसे ते की याद आ रही होती है। जब वो किसी तरीके से अपने बेड से उठता है और वॉशरूम तक जाता है और अपने ठंडे शावर को ऑन करके वो उसके नीचे खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती है। उसे इतना ज़्यादा हॉट लग रहा होता है, लग रहा था कि उसकी बॉडी जल के ही मर जाएगी। लेकिन जंगकुक किसी तरीके से अपनी बॉडी पर कंट्रोल करता है और कुछ घंटे बाद जंगकुक अच्छा फील करने लगता है। फिर वो बेड पर आता है और सो जाता है। सुबह होती है, जंगकुक उठता है और अपने प्राइवेसी लॉक को खोलता, मतलब उसने अपने रूम में ऐसा लॉक लगाया था जो जंगकुक के मर्जी के हिसाब से चलता था। अगर जंगकुक नहीं चाहता तो उसके रूम में कोई भी नहीं आ सकता था। जंगकुक थोड़ी देर बाद अपने रूम से बाहर निकलता है, उसके हाथ में डिवोर्स पेपर होता है। जंगकुक बाहर निकलते ही लिसा को ढूंढता है। लिसा जिनके साथ बैठ करके बातें कर रही होती है, मिड ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। थोड़ी देर में मिड ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, लेकिन जंगकुक लिसा के पास आते हुए बोलता है, लिसा रुको। लिसा बोलती है, जंगकुक क्या काम है? तब जंगकुक बोलता है, इस पेपर पे साइन करोगी या नहीं? मैं तुम्हारे बारे में भी बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिया हूँ, तुम्हें अगर जेल नहीं जाना है तो तुम इस पेपर पे मत साइन करो, मतलब साइन कर दो। अगर जाना है तो मत साइन करो, मुझे वैसे भी तुमसे डिवोर्स मिल जाएगा तुम्हारे जेल में जाने के बाद। इससे अच्छा तुम अगर जेल में नहीं जाना चाहती तो इस पेपर पे साइन कर दो। ये सुन करके लिसा बोलती है, जंगकुक तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जंगकुक बोलता है, तुम मेरी कोई भी नहीं लगती। मैं तुमसे ना प्यार करता हूँ ना मैंने तुम्हें कभी अपना वाइफ समझा है। सिर्फ मेरे लिए तुम वो पर्सन हो जिसने मुझे मेरे तेज से दूर किया है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक लिसा पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है आज मेरी लिसा मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है। वो मुझे देखने पर उसे गुस्सा आता है, नाराजगी, उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। तुम्हें पता भी है वो तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से पागल हो गई थी। 2 सालों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में थी। उसके पहले वो डिप्रेशन में थी। तुम्हें क्या पता है मेरी तेरे के बारे में, कितना वो मुझसे प्यार करती है और तुमने सिर्फ मुझसे धोखे से शादी की है। ऐसा बोलती हुए जंगकुक लिसा की तरफ देख रहा होता है। लिसा बोलती है, जंगकुक सारी गलती तुम्हारी है। जंगकुक बोलता है, सारी गलती मेरी एक भी गलती नहीं है, तुम्हारी और मेरी मॉम की सारी गलती है और मैं सबसे एक एक पर बदला लूंगा, चाहे वो मेरी मॉम हो चाहे जो हो। मुझे किसी पर थोड़ा सा भी दया नहीं आएगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक लिसा की तरफ देखता और बोलता, अगर तुम इस पेपर पे साइन कर देती हो तो मैं सोचूंगा तुम्हारे साथ करना क्या है, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें जेल में फेंक दूंगा। तुम्हारे डैड को पहले ही मैं भेज चुका हूँ, उनका हाल तो जो मैंने किया उसके बाद उन्हें पुलिस लेकर गई हो और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। तुम्हारे भाई को भी सेम ही सजा हुई है, क्योंकि उसने भी मेरे साथ बहुत अच्छा से और बहुत सारा इस ब्लैक मनी को कलेक्ट किया था, क्योंकि वो ड्रग्स का सफाई किया करता था। तुम्हारे फादर भी यही करते थे ना, लड़कियों का धंधा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लिंदा जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है, जंगकुक तुम मेरे डैड और मेरे भाई के साथ कैसे कर सकते हो? जंगकुक बोलता है, मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ, इसलिए इस पेपर पे साइन कर दो। लिंदा ये सुन करके तुरंत ही उस पेपर पे साइन कर देती है। जंगकुक पुलिस को वहाँ पर बुलाता है। पुलिस आती है और वो लिसा को वहाँ से उठाकर लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद जंगकुक बोलता है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ये सुनकर के जंगकुक की बात सुनकर के जिन और
आर्यन कुछ नहीं बोलती और वो ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाते हैं। इन बोलती है, जंगकुक तुमने लिसा के साथ अच्छा नहीं किया। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, मॉम कभी आपने ऐसा तो मेरे लिए नहीं कहा कि आपने या लिसा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझसे ते को अलग करके। आपको क्या लगता है ते कोई नॉर्मल पर्सन है? ते किम कॉर्पोरेशन की ओनर है। आपने हमेशा से सोचा था ते एक नॉर्मल फैमिली गरीब है और वो इसलिए आपके बराबर नहीं है, लेकिन उसके लायक तो हम लोग नहीं है, उसकी चुट्टी के बराबर भी नहीं है। हमारी कंपनी चौथे पांचवे पर आती है, उसकी कंपनी पूरी कोरिया में टॉप पोजीशन पे रैंक करती है। ये सुन करके तो जिन और आर्यन शॉक हो जाते हैं। तभी जंगकुक बोलता है, ब्रेकफास्ट कीजिए। ये सुन करके वो लोग कुछ नहीं बोलते और वो खाने लगते हैं। जंगकुक उन दोनों की तरफ देखता है और वो बोलता है, गुड बाय मॉम डैड। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहां से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद आर्यन और जिनको अचानक से उनकी बॉडी अजीब सी फील करने लगती है और उन्हें अपनी बॉडी अचानक से बहुत ज्यादा ही हाइपर होने लगते हैं। वो लोग अचानक से बहुत ज्यादा अलग फील करने लगते हैं और कुछ ही देर में वो नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ हॉस्पिटल के कुछ लोग आते हैं और आर्यन और जिनको उठाकर लेकर चले जाते हैं, जो कि जंगकुक नहीं बुलाया था और वो मेंटल हॉस्पिटल के लोग होते हैं। वहाँ पर जंगकुक, जिन और आर्यन को 360 डिग्री का टॉर्चर दिया जा रहा होता। जिन और आर्यन बोल रहे थे कि वो पागल नहीं है, लेकिन उन्हें उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। जंगकुक जो कि पीछे बढ़ चुका होता है, उसे मनाने के लिए, जैसा कि उसने पहले पास्ट में किया था, लेकिन जंगकुक को हमेशा इग्नोर करती थी। ऐसे ही 2 साल बीत चुके होते हैं। आज उनकी शादी को जिमिन की एक छोटी सी क्यूट सी लिटिल सी बेबी आ चुकी थी, जो कि देखे हमेशा पीछे मम्मा मम्मा कहकर भागती थी। और ये देख करके हमेशा जिमिन कंप्लेन किया करती थी कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, लेकिन तुम मुझे जिमिन कहकर बुलाती हो और तुम ते को हमेशा मॉम कहकर बुलाती थी। लेकिन उनकी बेटी उमिन कभी भी न जिमिन की न सुगा की कोई किसी की बात नहीं मानती थी। जो ते बोल देती वही उसके लिए पत्थर की लकीर बन जाती थी। और ये देख करके सभी लोग हमेशा जिमिन पर हंसा करते थे। और दूसरी तरफ जेनी की बेबी, एक बेबी बॉय था और वो जेनी से ज्यादा तो ते के पीछे पड़ा रहता था, क्योंकि वो ते के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड किया था। क्योंकि जेनी अपने हस्बैंड और अपनी कंपनी को संभालने में लग गई थी, जिसकी वजह से ते का टाइम जेनी के बेबी के साथ ज्यादा बीता था। इसलिए ते के जेनी का बेबी ते से ज्यादा अटैच था। और दूसरी तरफ रोजे का बेबी, वो उन दोनों से बड़ा शैतान था। वो ते को इतना परेशान करता था, उससे 2 गुना तो वो अपने मॉम डैड को परेशान करता था। लेकिन वो जैसे ही जेहोप और आयु के पास आता, वो ऐसे शांत मूर्ति बन जाता था जैसे उसने कोई गलती की ही नहीं हो, जिसकी वजह से जिमिन सुगा आर्यन, जिमिन सुगा सभी को डांट पड़ती थी जेहोप और आयु से, और वो लोग बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे। ऐसे ही सभी लोग की हंसती मुस्कुराती टाइम बीत रहा होता है। आज एक बहुत बड़ी पार्टी दी गई होती है, क्योंकि उनको किम कॉर्पोरेशन को एक बहुत बड़ा डील मिला था और इसी खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी मिली थी, क्योंकि वो एशिया की फर्स्ट पोजीशन पे आने वाली कंपनी थी। इसी खुशी में एक ते ने बहुत बड़ी पार्टी होस्ट कर थी। ते जंगकुक को बुलाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके मॉम डैड ने जंगकुक को बुलाने के लिए बोला था, जिसके बाद जंगकुक वहाँ पर आया होता है। जंगकुक ते को देख रहा होता है कि ते कितनी ज्यादा खुश है। जंगकुक ये देख करके वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी जेहोप जंगकुक के पास आता है और वो बोलता है कि क्या हुआ जंगकुक। जंगकुक बोलता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ। मैंने एक बार अपनी लाइफ में सच में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आज मुझे रियलाइज हो रहा है, क्योंकि मैं आज अकेला हूँ, न मेरे आसपास कोई है। मैं सोच रहा हूँ कि काश उस दिन मैं अपने मॉम डैड और लिसा की बात नहीं माना होता, उन सबसे लड़ने की कोशिश करता, ते को बचाने की कोशिश करता, ते के खिलाफ नहीं जाता, तो शायद आज मेरी किस्मत कुछ और होती। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि तुम्हें रियलाइज है, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाना यही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ते अपनी लाइफ में कभी भी आगे बढ़ेगी। एक बार तुम लास्ट ट्राई करो, मैं भी समझाऊंगा ते को, हो सकता है वो समझ जाए। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, नहीं वो खुश है, उसे खुश रहने दीजिए। मुझे पता है अगर मैं उसके लाइफ में जाऊंगा तो वो अपने पास्ट में फिर से पास में आ जाएगी और वो सभी पेन उसके पास फिर से आ जाएंगे। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक और ते यहाँ से अलग हो चुके थे। जंगकुक ऐसे ही कभी कभी ते के सामने आ जाया करता था। तब जंगकुक ते से बोला करता था, अगर तुम्हें कभी भी इस चीज पर रिग्रेट हो कि तुमने मुझसे प्यार करके सबसे बड़ी लाइफ की गलती कर दी हो, तो मुझे माफ कर देना। ये सुन करके ते बोलती है कि नहीं जंगकुक, मुझे कभी इस चीज पर रिग्रेट नहीं है, क्योंकि तुमसे ही मैंने प्यार का मतलब सीखा था। तुम्हारे प्यार से मुझे एक एहसास मिला था कि प्यार भी किसी से किया जा सकता है, मॉम डैड के अलावा भी। ऐसा बोलते हुए ते
जंकुक की तरफ देखती है। जंकुक बोलता है ते अगर मुझे माफ कर सकती हो तो एक बार मुझे लास्ट चांस दे दो। मैं इस लास्ट चांस को अपनी लाइफ टाइम तक के लिए संभाल कर रखूंगा, तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी हर एक छोटी से छोटी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती की थी। मैं तुम्हारे पीछे हमेशा पड़ा रहता था, तुम्हें मैंने फोर्स किया था प्यार करने के लिए, फिर मैंने ही तुम्हें फोर्स किया था मुझे छोड़ने के लिए, फिर मैं आज तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ मुझसे फिर से दोबारा प्यार करने के लिए 4 साल बाद फिर से मैं तुमसे तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपना सर नीचे करते हुए वो ते के पैरों में पूरी तरीके से नीचे गिर चुका था। मतलब जैसे कि जमीन पर सर पटकना नहीं होता वैसे जंकुक अपने सर पटकते हुए ते की तरफ देखता है और बोलता है ते प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो, मुझसे प्यार कर लो दोबारा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। 4 सालों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, दोबारा प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते के सामने अपने हाथ को जोड़ लेता है और वो ते के पैरों को पकड़ लेता है। जंकुक ते बोलती है जंकुक प्लीज ऐसा मत करो। जंकुक बोलता है प्लीज ते एक बार फिर से मुझे चांस दे दो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम्हें मुझसे दूर जाना है तो मुझे मार दो, क्योंकि अब ये दर्द भी नहीं सहा जाता। पहले मॉम डैड थे, सभी लोग थे मेरे पास, लेकिन अब ना तुम हो ना मॉम डैड है, कोई भी मेरे पास आसपास नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया में अकेला हो चुका हूँ, प्लीज मुझे माफ दो। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपने पास से गन निकालता है और वो ते के हाथ में रख देता है। ते बोलती है जंकुक ये क्या है? जंकुक बोलता है ते ये गन है, तुम बहुत अच्छे से इसे जानती हो और चलाना भी तुम्हें आता है, प्लीज इसे मेरे सर पे चला दो, मेरे सीने पर चला दो, जो कि ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, आज तक किसी और के बारे में सोचा भी नहीं, प्लीज खत्म कर दो मुझे। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते की तरफ देखता है। ते उस गन को फेंक देती है और बोलती है जंकुक मैं तुम्हें माफ करती हूँ, एक मैं लास्ट चांस देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने सिर्फ मुझसे प्यार किया है। मैं जानती हूँ जितना मैं तड़पी हूँ उतना ही तुम भी तड़पे हो, बस तुम्हारे तड़पने का अंदाज कुछ और था और मेरे तड़पने का अंदाज कुछ और था। ऐसा बोलते हुए जंकुक के बराबर में ते बैठ जाती है और वो जंकुक को हक कर लेती है। जंकुक ते को हक करके बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। ते उसे शांत कराती है, जिसके बाद जंकुक और ते के मेंशन आ चुके होते हैं। ऐसे ही जंकुक और ते थोड़े दिनों तक डेट करते हैं। उसके बाद जिहोक बोलते हैं बहुत ज्यादा तुम लोगों ने डेट कर लिया, पहले ये डेट और डेटिंग वोटिंग का चक्कर छोड़ करके तुम दोनों ने शादी कर ली होती तो आज तुम दोनों की लाइफ कुछ और होती और शायद मेरे कुछ ग्रैंड फ्रेंड्स भी मेरे आगे पीछे घूम रहे होते हैं, लेकिन तुम दोनों नालायकों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अब तुम दोनों की 2 दिन बाद शादी है। मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूँ तुमको, 2 दिन में जो करना है वो कर सकते हो। ये सुनकर के ते बोलती है डैड ये तो नाइंसाफी है। तो बोलते हैं कोई नहीं नाइंसाफी नहीं है। तभी जिमिन बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस डिजाइन किया है, मेरा फर्स्ट ड्रेस डिजाइन है तुम्हारे लिए। ये सुनकर के ते बोलती है कि पक्का वो भी बकवास सा ही होगा। ये सुनकर के जिमिन बोलती है क्या तुम मेरे टैलेंट पे शक कर रही हो? तब ते बोलती है नहीं शक नहीं कर रही हूँ, यकीन है मुझे। ऐसा बोलते हुए ते सभी की तरफ देखती है, सभी लोग अपना मुंह पकड़ कर बैठे होते हैं। तभी जुगा बोलता है बेबी तुम शांत हो जाओ। ऐसा बोलते हुए वो लोग मस्ती करने लगे होते हैं। ऐसे ही ते जिमिन का ही डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहनती है, जो कि ते के ऊपर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। और आज जंकुक और ते का शादी होता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम तक के जीने मरने की कसम खाते हैं और वहाँ पर ते और जंकुक की शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी के बाद आज जंकुक और ते की फर्स्ट नाइट होती है और वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खोए होते हैं। उनका रोमांस चल रहा होता है, उन्हें पूरी दुनिया की कोई होश और खबर नहीं होती है। ऐसे ही ते और जंकुक एक दूसरे में ते के साथ रहते हैं, उनके कुछ बच्चे भी होते हैं और इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।